आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री। देखिए, जब से पैटर्न चेंज हुआ है, मैथ्स में सिर्फ 30 सवाल मेंस में आने हैं और 25 सवाल प्री में, जो कि क्वालिफाइंग होगा। तो प्री में भी दो बड़े चेंजेस जो हमें दिख रहे हैं। एक तो ये कि मेंस में सवाल कम आने हैं, दूसरा ये कि प्री में अगर एक या दो सवाल गलत भी हो जाए तो मायने नहीं रखता। मानते हैं नहीं? अगर एक या दो सवाल गलत हो जाता है, 25 में आप 22 सवाल भी ठीक करके आते हो, लेकिन उस 3 सवालों की कॉस्ट पे आपने जीएस में 8 सवाल ठीक कर दिए, इंग्लिश में 2 सवाल ठीक कर दिए, तो ये हमें सिलेक्शन के बहुत करीब ले जाएगा। पहले दौर अलग था, पहले प्री के मार्क्स भी काउंट होते थे। कोशिश ये होती थी कि गणित में प्री में भी 25 में एक भी सवाल गलत ना हो, लेकिन अब उसके कोई मायने नहीं रहे। एक दो गलत हो जाए बिल्कुल चलेगा। यानी अब हम गणित को जितना वक्त देते थे और ये सोच के देते थे कि मैं बहुत ऊपर लेवल तक पढ़ूंगा, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, मैं ज्योमेट्री पढ़ रहा हूं तो मैं कैट लेवल की पढ़ूंगा, बट अब ऐसा नहीं। अब ऐसा नहीं है। अब आप एक नॉर्मल मैथ्स का सिलेबस खत्म करके पर डे की अगर 2 घंटे की प्रैक्टिस करते हो, तो मैं ये मानता हूं कि गणित आपकी मुट्ठी में है। उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। लगातार यही चीजें मैं बता रहा हूं। तो आज की क्लास चलिए इसी बात के साथ शुरू करते हैं। ये मैं इसलिए भी बता रहा हूं कि जो ज्योमेट्री हम पहले 60-60 घंटे भी पढ़ लिया करते थे, अब उस ज्योमेट्री पे 30 घंटे से ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। आज की क्लास में हम पॉइंट, लाइन, एंगल खत्म करेंगे। ये बेसिक क्लास है। किसी भी ज्योमेट्री को सीखने के लिए या ज्योमेट्री को कंप्लीट करने के लिए या मेंसुरेशन को सीखने के लिए ज्योमेट्री के बेसिक्स आना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने 10th के बाद से ही कभी गणित को नहीं पढ़ा, वो नहीं जानते पॉइंट क्या होता है, वो नहीं जानते लाइन क्या होता है, वो नहीं जानते एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, वो नहीं जानते कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। ये वो बेसिक है जो मेंसुरेशन में भी काम आएगा, जो ज्योमेट्री में भी काम आएगा, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की अगर मैं बात करूं तो हाइट एंड डिस्टेंस में भी काम आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगा। यानी आज की क्लास ऐसी है जो कई सारे टॉपिक्स में जरूरी है। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता उनको भी आज पता चलेगा कि ज्योमेट्री क्या है। मैं काफी सारी चीजें लिखी हुई दिखाऊंगा जिससे कि वक्त कम लगे, और जो चीजें मुझे लगेगा कि समझाने वाली हैं तो मैं उनको समझाऊंगा। हेडिंग लगा लीजिए ज्योमेट्री। तो हेडिंग लगाया हमने ज्योमेट्री। क्या होती है ज्योमेट्री? हिंदी में कहते हैं ज्यामिति। क्या क्या पढ़ते हैं हम ज्योमेट्री के अंदर? ठीक है, ये सबसे पहले जरूरी है जानना। देखिए, ज्योमेट्री क्या है? जहां पे हम स्टडी करते हैं स्पेस के अंदर पॉइंट, लाइन, एंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर। पॉइंट में आपस में क्या रिश्ता है वो लाइन बताती है, लाइन में आपस में क्या रिश्ता है वो ट्राइंगल बताता है, ट्राइंगल में आपस में क्या रिश्ता है वो क्वाड्रेटल बताता है, क्वाड्रेटल से हम पॉलीगन बना देते हैं, पॉलीगन से हम सर्किल बना देते हैं। बहुत सारी नई नई चीजें हैं जो हम बनाते चले जाते हैं। तो वो सब हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री के अंदर अध्ययन करते हैं इन सारी चीजों का। जैसा कि मैंने लिख के दिखाया भी है ज्योमेट्री की डेफिनेशन से, कि भाई ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ फिगर्स इन स्पेस। यानी कि ज्यामिति में हम आकृतियों का अध्ययन करते हैं। बेसिकली वो आकृतियां आपस में कैसे रिलेटेड हैं, उनकी लेंथ निकालना, उनके अंदर रिलेशन क्या है, वो बनेंगी कैसे, पेज पे कैसे सिंबलाइज करेंगे उनको, क्या वो जैसी देखने में है वैसी ही चित्र में लगेंगी, ऐसा है या ऐसा नहीं है। स्पेस, लाइंस, स्क्वायर, पेज, ये सब चीजें मिला के क्या होता है, ज्योमेट्री है, जो हम ज्योमेट्री के अंदर अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों का अध्ययन हम ज्योमेट्री के अंदर करते हैं। जब हम ज्योमेट्री की शुरुआत करते हैं तो ज्योमेट्री की शुरुआत कहां से करते हैं? पॉइंट से ज्योमेट्री की शुरुआत करते हैं, पॉइंट। और जब हम पॉइंट को मिलाते हैं, पॉइंट को हिंदी में बिंदु कहते हैं, जब हम पॉइंट को मिलाते हैं तो लाइन बन जाती है, लाइन को मिलाते हैं दो को तो एंगल समझ लेते हैं। जब पॉइंट, लाइन, एंगल बना लेते हैं तो हम ट्राइंगल समझ लेते हैं कि ट्राइंगल क्या है, और दो ट्राइंगल को अगर मिला दें तो हम क्वाड्रिलेटरल समझ लेते हैं। इन सब की हिंदी बताता हूँ। और क्वाड्रिलेटरल को मिला दें अगर तो हम पॉलीगन समझ लेते हैं, और पॉलीगन को अगर मिला दें तो सर्किल समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत आराम आराम से ये मैं बेसिक समझाना चाहता हूँ आपको। पॉइंट का मतलब होता है बिंदु, और लाइन का मतलब क्या है, रेखा। एंगल का मतलब क्या है, कोण। ट्राइंगल का मतलब क्या है, त्रिभुज। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, चतुर्भुज। पॉलीगन का मतलब क्या है, बहुभुज। और सर्किल का मतलब क्या है, वृत्त। यहाँ पे भी हम एक काम की बात सीखेंगे जिस पे सवाल पूछा जा सकता है।
मैंने कहा जब हम ज्योमेट्री का अध्ययन करते हैं तो ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट, लाइन, एंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन, सर्किल, ये सब कुछ आता है। ठीक है, शुरुआत हमारी कहाँ से होती है? पॉइंट से होती है। अच्छा, अगर कोई पॉइंट है या कोई लाइन है तो वो कोई रीजन कवर्ड नहीं करती। बेसिकली अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होता है कि लाइंस द्वारा कवर्ड रीजन को हम क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। लेकिन लाइन या पॉइंट कोई भी एरिया कवर्ड नहीं करती। तो अगर हम ये कहें कि पॉइंट का एरिया पूछ रहा है तो 0 होगा, कोई लाइन का एरिया पूछ रहा है तो 0 होगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? एरिया बढ़ता जाएगा। अगर कोई मुझे ये कह रहा है कि ये एक लाइन है, देखिए वैसे तो ये सब भी लाइन है, मैं आपको बता दूं बहुत सारे पॉइंट हैं तो वो एक लाइन है। लाइन, एंगल, ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो एक लाइन को मैंने मोड़ के क्लोज कर दिया तो ट्राइंगल बन गया, 4 पार्ट में मोड़ के क्लोज किया तो क्वाड्रेटल बन गया, 6 में किया तो पॉलीगन बन गया, और इतनी पार्ट में क्लोज किया कि वो सर्किल बन गया। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई मुझे ये कह देता है कि ये 10 सेंटीमीटर लंबी रस्सी है, 10 सेंटीमीटर लंबी रस्सी है। अब पहले तो ये लाइन है, अगर मैं इस लाइन से ट्राइंगल बनाना चाहूं तो एक ट्राइंगल बन जाएगा, लगभग 3 से 1/3, 3 से 1/3 भुजा आ जाएगी। मैं बोलूंगा तो इससे क्वाड्रेटल भी बन जाएगा, मैं बोलूंगा तो इससे पॉलीगन भी बन जाएगा, बहुत सारी भुजाएं हैं इसी लाइन से, और मैं कहूंगा तो इससे सर्किल भी बन जाएगा। जैसे जैसे हम इसकी भुजाओं को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे एरिया इंक्रीज करेगा। पहले 0 था, एरिया क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इस पे पहले भी सवाल पूछा गया है, आगे भी सवाल पूछा जा सकता है। एरिया इंक्रीज करेगा मतलब सर्किल के केस में मैक्सिमम एरिया होगा। सर्किल के केस में क्या होगा? मैक्सिमम एरिया। तो अगर मुझे ये सवाल पूछा जाता है या मुझे ये बात कह दी जाती है, अगर मुझे ये बात कह दी जाती है, कोई मुझे ये कह देता है कि अगर पेरीमीटर समान है, अगर कोई ये कह देता है कि पेरीमीटर समान है ट्राइंगल का और सर्किल का, तो एरिया किसका ज्यादा होगा? पेरीमीटर का मतलब होता है ये लंबाई की बात कर रहा हूं। अगर ये लंबाई इसकी और ये लंबाई इस सर्किल की समान है तो एरिया किसका ज्यादा होगा? वृत्त का ज्यादा। ये बात सबको क्लियर है या नहीं? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात क्लियर ना हो? मैंने क्या बताया? मैंने इतनी सी बात कही कि अगर कोई हमें ये कह दे कि 10 सेंटीमीटर लंबी रस्सी है, इस रस्सी से एक बार ट्राइंगल बनाइए, एक बार हेक्सागन बनाइए या पॉलीगन बनाइए, तो एरिया किसका ज्यादा होगा? जिसकी भुजाएं ज्यादा होंगी। जैसे जैसे भुजाएं ज्यादा होती हैं वैसे वैसे एरिया बढ़ता रहता है। देखिए अब दौर ये है कि हमें कम टाइम में कैसे ज्यादा पढ़ाना है। ये हमारे लिए भी एक चैलेंज है, एक मैथ्स के टीचर के लिए भी चैलेंज है कि कम टाइम में वो कैसे ज्यादा पढ़ा पाए जिससे कि बच्चा बाकी के और सब्जेक्ट्स के लिए भी टाइम निकाल पाए। आपने देखा होगा पहले कभी हम यूट्यूब पे ऐसे लिख के चीजें नहीं बताते थे, बट आज बता रहे हैं। क्यों? उसकी वजह है कि हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं। अब मैंने कहा ज्योमेट्री के बारे में हमने पढ़ा, तो ज्योमेट्री में अगर कोई हमसे ज्योमेट्री की डेफिनेशन कभी पूछ ले तो हम सीधे कह देंगे ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ फिगर्स इन स्पेस। स्पेस के अंदर बहुत सारी फिगर्स की स्टडी करने को हम ज्योमेट्री कहते हैं। अब बात आती है कि पॉइंट क्या है, पॉइंट के बारे में जानने की बात आती है, तो मैं ये कह देता हूं कि ए सर्किल ऑफ 0 रेडियस, यानी एक ऐसा वृत्त जिसकी रेडियस 0 है, एक ऐसा वृत्त जिसकी रेडियस 0 है, उसे हम पॉइंट कहते हैं। आपने देखा मैंने क्या लिखा हुआ है? मैंने इतनी सी बात लिखी हुई है कि पॉइंट इज ए लोकेशन इन स्पेस। स्पेस के अंदर एक लोकेशन है जिसको हम पॉइंट कहते हैं। इट इंडिकेट्स पोजीशन, ये पोजीशन बताती है कि है कहां। जैसे आप देखते होगे ऊपर स्पेस से इंडिया की ऐसे छोटी सी दिख रही है, तो वो जो पॉइंट दिख रहा है वो क्या है? इंडिया की लोकेशन बता रहे कि वहां पे इंडिया है। नो स्पेस इट ऑक्युपाइज नो स्पेस, पॉइंट को ऑक्युपाई होने के लिए किसी स्पेस की जरूरत नहीं है। पॉइंट बहुत छोटा सा है, ये कोई स्पेस नहीं लेता है। यहाँ आसपास कितने पॉइंट होंगे हमें आपको नहीं पता, आपके रूम में, मेरे रूम में, ठीक है। एंड इट हैज नो डायमेंशन, इसकी अपनी कोई डायमेंशन भी नहीं होती कि मैं ये कह दूं। मैंने कहा ना 0 रेडियस है। आपसे मैं पूछूं पॉइंट की लंबाई क्या है तो नहीं होती, पॉइंट की चौड़ाई क्या है तो नहीं होती, पॉइंट की कोई डेप्थ क्या है तो नहीं होती, कुछ भी नहीं होता पॉइंट का। यानी हमने ये कहा हुआ है कि एक बिंदु स्पेस में एक स्थान है, स्थिति को दर्शाता है, इसका अपना कोई स्थान नहीं है, इसका अपना कोई आयाम नहीं है, ठीक है। तो मैंने यही कहा कि एक बिंदु स्पेस में एक स्थान है, स्थिति को दर्शाता है, इसका अपना कोई स्थान नहीं है। जैसे कि ये पॉइंट ए है तो ये इसका सिंबल है,
पॉइंट का सिंबल क्या होता है, ये मैंने लगा दिया, दिस इज कॉल्ड पॉइंट, ये पॉइंट। तो मैंने क्या कहा कि पॉइंट बेसिकली क्या है, एक लोकेशन है जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है, ये सिर्फ पोजीशन को बताता है। पॉइंट के बारे में पता चला, एक ऐसा वृत्त जिसकी रेडियस 0 है उसको हम पॉइंट कहते हैं। इसके बाद हमने कहा कि लाइन की बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही पॉइंट खत्म हुआ, पॉइंट उतना ही था, सोचो खत्म हो गया पॉइंट, पॉइंट उतना ही था। अब बात आती है लाइन की, कि लाइन क्या है, तो मैंने लिखा हुआ है लाइन इज ए सेट ऑफ कंटिन्यूअस पॉइंट इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड इन अपोजिट डायरेक्शन, इट हैज इनफाइनाइट लेंथ बट नो डेप्थ और नो विड्थ। यानी बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, ये बहुत सारे पॉइंट हैं। मैंने क्या कहा कि अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को मिलाता चला जाऊं और इनफाइनाइटली आगे की तरफ, इनफाइनाइटली पीछे की तरफ, मतलब कोई पता ही नहीं है कि मैं कहां तक मिला रहा हूं, तो ये सब चीजें क्या बन जाएंगी, एक लाइन। लिखा हुआ है लाइन इज ए सेट ऑफ कंटिन्यूअस पॉइंट, लगातार पॉइंट्स के सेट को हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं, जिसको हम आगे की तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं, पीछे की तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इनकी इसकी लेंथ की अगर मैं बात करूं तो इसकी लेंथ इनफाइनाइट है। अब आप कहेंगे कि इसकी ब्रेथ, तो ब्रेथ कुछ भी नहीं होती लाइन की, लेंथ है वो भी बेचारी इनफाइनाइट है, जबकि नो डेप्थ और नो विड्थ, ना चौड़ाई होती है लाइन की, ना कोई गहराई होती है, दोनों में से कुछ भी नहीं होता। लेकिन हमने इतना जरूर कहा कि लेंथ इनफाइनाइट है। आज की पूरी क्लास में आप कभी इस बेसिक को नहीं भूलेंगे, ज्योमेट्री क्या है, पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, एंगल क्या है, इनमें आपस में रिश्ता क्या है, मैं सब कुछ एकदम क्लियर करूंगा, ठीक है। अच्छा, आप ये भी लिख सकते हैं कि जॉइन ऑफ पॉइंट्स, जॉइन ऑफ पॉइंट्स, अगर बेसिक और सिंपल सी डेफिनेशन याद रखना चाहें तो बिंदुओं के मिलान को लाइन कहते हैं, बिंदुओं के मिलान को लाइन कहते हैं, बिंदुओं के मिलान को रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्त, मैंने क्या कहा, रेखा यानी कि लाइन, लाइन का मतलब क्या है, बिंदुओं के मिलान को रेखा कहते हैं। तो यही हमने लिखा है कि बहुत सारे बिंदु, इसका क्या है, कोई एंडिंग पॉइंट भी नहीं है, लेंथ इनफाइनाइट है। इसके अलावा लिख लेना कि लाइन हैज नो एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट का मतलब पता है क्या होता है, और छोर, और छोर, हिंदी में लिखेंगे और छोर। रेखा का कोई और छोर नहीं है। आपको पता है हमारे बॉलीवुड में जो रेखा है उनका भी कोई और छोर नहीं है। कहाँ शादी हुई नहीं पता, कौन पति है नहीं पता, किसके लिए सजती है ये भी नहीं पता, क्यों इतनी सुंदर दिखना चाहती है ये भी नहीं पता, कुछ पता ही नहीं है उनके बारे में, किसी को कुछ पता नहीं है कौन इनका बेटा है, वो किसकी बेटी, कुछ उन्होंने क्लियर नहीं कर रखा। रेखा का कोई और छोर नहीं होता। तो मैंने बस इतनी सी बात लिखी है यहाँ कि रेखा की लेंथ भी इनफाइनाइट है, विड्थ नहीं होती, डेप्थ नहीं होती, केवल लाइन हैज नो एंडिंग पॉइंट, रेखा का कोई और छोर नहीं है। ये हमने रेखा के बारे में बात की। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो मुझे बता दो कि रेखा के बारे में किसी को यहाँ पे डाउट है। आज की क्लास अपने आप में एक कंप्लीट क्लास होगी जो हमें बता देगी कि पॉइंट, लाइन, एंगल क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात की प्लेन, जैसे बहुत जगह प्लेन आएगा, जब आप मेंसुरेशन पढ़ेंगे तब आएगा कि प्लेन से मैंने एक कॉन को कट कर दिया, ऐसी बहुत सारी जगह आएगी। तो प्लेन भी हमें पता होना चाहिए कि प्लेन इज ए फ्लैट एक्सपेंस ऑफ पॉइंट्स। जैसे अभी तो हम बिंदुओं को एक डायरेक्शन में ले जा रहे थे, अब अगर मैं बहुत सारे बिंदुओं को मिला दूं, बहुत सारे बिंदुओं को, ऐसे भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ऐसे बहुत सारे अगर मैं बिंदुओं को मिला देता हूं तो दिस इज कॉल्ड प्लेन। अगर हम बिंदुओं का हर दिशा में एक्सपेंड कर देते हैं, अभी हम एक दिशा में एक्सपेंड कर रहे थे बिंदुओं को तो क्या बन रही थी, लाइन बन रही थी। अब अगर मैं एक्सपेंशन ऑफ पॉइंट्स इन एवरी डायरेक्शन, अगर मैं पॉइंट्स का एक्सपेंशन प्रत्येक दिशा में कर दूं, ऊपर नीचे बाएं दाएं, तो क्या बनेगा, प्लेन बनेगा। ठीक है, लिखा हुआ है प्लेन हैव टू डायमेंशन, लेंथ एंड विड्थ। प्लेन की क्या होगी, लंबाई होगी, ये लंबाई है एल इस प्लेन की, और प्लेन की चौड़ाई होगी भी, बट नो डेप्थ, कोई डेप्थ नहीं होगी प्लेन की कि प्लेन इतना गहरा है। प्लेन को हिंदी में समतल कहते हैं, लिखा हुआ है। बार बार ये चीज आएगी कि एक समतल से हमने क्यूब कट कर दिया, एक समतल से हमने कॉन कट कर दिया, उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि प्लेन होता क्या है। ऐसे समझ लो बड़ा फरसा जिससे बर्गर काट दिया ऐसे खच करके, तो वो क्या है, प्लेन है।
प्लेन के बारे में पता चल गया कि प्लेन क्या है, एक्सपेंशन ऑफ पॉइंट्स इन एवरी डायरेक्शन, हर दिशा में पॉइंट को एक्सपेंड करते हैं, उसे प्लेन कहते हैं। अब बात आती है कि कोलिनियर पॉइंट्स, बीच बीच में जरूरत पड़ेगी जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, तब आपको लगेगा कि यार कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। अगर हमने पॉइंट का एक्सपेंशन एक ही दिशा में किया है, या हम उन पॉइंट्स को जोड़ते हैं और एक स्ट्रेट लाइन बनती है, पॉइंट्स को जोड़ने पे एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो हम कहते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं, यानी संरेखीय हैं, एक ही रेखा में है। लेकिन अगर हम पॉइंट्स को जोड़ते हैं आपस में और अगर प्लेन बनता है, देख रहे हैं आप, मैंने पॉइंट्स को आपस में जोड़ा तो क्या बन गया, प्लेन बन गया, तो ऐसे बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, नॉन कोलिनियर, असंरेखीय पॉइंट, असंरेखीय पॉइंट। क्लियर है बात? मैंने क्या कहा, अगर हम पॉइंट बहुत सारे हैं, हमने उनका एक्सपेंडेशन या एक्सपेंड करके एक सीधी रेखा बनाई हुई है, तो वो कोलिनियर हैं, और अगर एक प्लेन बनता है उनको मिलाने पे, तो हम कहेंगे कि वो असंरेखीय हैं, कोलिनियर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। रे क्या होती है, जैसे किरण की भी जरूरत पड़ जाएगी। किरण आप सब जानते हैं, जिनको आमिर खान साहब ने पहले कहा कि हम उनकी जिंदगी के हिस्सा नहीं है, बाद में मूवी चलाने के लिए उनको उनके साथ यज्ञ वगैरह करना पड़ा, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, अपनी मूवी को चलाने के लिए ही उन्होंने किरण के साथ ये सब किया। हम सबको दुख है इस बात का कि किरण के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। रे मतलब किरण, ए रे बिगिंस एट ए पॉइंट, एक बिंदु से शुरू होगी और आगे कहां तक जाएगी नहीं पता है, इसको हम क्या कहते हैं, किरण। एक तरीके से ये भी रेखा का ही प्रकार है और कुछ नहीं। ठीक है, इसका क्या है, वन एंडिंग पॉइंट फिक्स है, एक पॉइंट फिक्स है, ये वाला एक एंडिंग पॉइंट क्या है, फिक्स है। इसको भी एंडिंग पॉइंट कहते हैं, इसको भी एंडिंग पॉइंट कहते हैं, ये क्या है, फिक्स है। तो एक एंडिंग पॉइंट फिक्स है और बाकी रेखा आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रे। इसको दिखाएंगे कैसे, जैसे कि ये GH है, तो GH पे ऊपर तीर लगा के दिखा देंगे कि ये रेखा है। ठीक है, चलिए रे पता चल गई आपको। अपोजिट रे क्या होती है, जहां पे दोनों तरफ हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा रहे हैं, इधर भी बढ़ाते हैं। ठीक है, दोनों तरफ बढ़ा रहे हैं। द एंड पॉइंट इज द फर्स्ट लेटर नेमिंग ए रे, यानी जे और के पे है, तो ये इस तरीके से। बहुत बेसिक सी बात थी, इसके बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, जहां बहुत ज्यादा जानने की जरूरत होगी मैं खुद बताऊं। अच्छा, अब काम की बात है लाइन सेगमेंट। जब आप ज्योमेट्री पढ़ोगे, ज्योमेट्री के सवाल करोगे, तो बार बार आपको कहा जाएगा लाइन सेगमेंट क्या है। लाइन सेगमेंट से ही पता चल रहा है रेखा खंड, यानी रेखा का खंड। कोई भी एक बड़ी रेखा थी, ना इसका ये छोर पता था, ना ये, मैंने ना इसकी लेंथ पता थी, मैंने यहाँ पे मार्क किया ए और यहाँ पे मार्क किया बी, और ए बी को मैंने अलग से उठा लिया, तो ये जो ए बी है ना, ये लाइन सेगमेंट है, रेखा खंड है। ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड। लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो क्या कह सकता हूं, इसके बारे में मैं कह सकता हूं कि इसकी फाइनाइट लेंथ होगी, यानी इसकी लंबाई निश्चित होगी, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, निश्चित लंबाई, इनफाइनाइट नहीं होगी, निश्चित लंबाई, निश्चित लंबाई होगी। दूसरा कि इसके और छोर भी होंगे, यानी कि और छोर मतलब एंडिंग पॉइंट्स भी होंगे, एंडिंग पॉइंट्स भी होंगे, रेखा के एंडिंग पॉइंट्स भी होंगे। क्लियर है बात? लाइन सेगमेंट क्या होता है, ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन विद एंडिंग पॉइंट्स, यानी एक रेखा का हिस्सा, एक रेखा के हिस्से को ही हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? टाइप ऑफ लाइन क्या है, मैं लाइंस की बात नहीं कर रहा हूं, फिर टाइप ऑफ लाइन की बात कर रहा हूं, रेखा के प्रकार क्या। टाइप ऑफ लाइन का मतलब है रेखा के प्रकार। तो रेखा दो तरीके की होती है, एक स्ट्रेट लाइन यानी ऐसे सीधी, और एक मैंने कहा था सर्किल भी एक रेखा है, यानी कर्व्ड लाइन, ये आर्क, आर्क बना दी हमने, हिंदी में इसको कहते हैं चाप। ये भी एक रेखा है बट कर्व्ड रेखा है। मैं सर्किल की भी बात करूं तो सर्किल भी क्या है, एक कर्व्ड रेखा है। तो हमने लिखा हुआ है कि व्हेन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स इज मिनिमम इट विल बी स्ट्रेट लाइन। जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी न्यूनतम हो, जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी न्यूनतम हो, तो यह सीधी रेखा होगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कब कहलाएगी,
जैसे एक रेखा है और कहीं भी उसके किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ले लो आप, ये शॉर्टेस्ट होनी। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज शॉर्टेस्ट देन लाइन विल बी स्ट्रेट लाइन। अगर रेखा पर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी न्यूनतम होगी तो रेखा सीधी रेखा कहलाएगी। क्लियर है बात? तो रेखा क्या कहलाएगी? सीधी रेखा कहलाएगी। अन्यथा रेखा कैसी होगी? कर्व्ड लाइन होगी। जैसे आप यहीं अगर देखें, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी ये है, जबकि अगर ये शॉर्टेस्ट होती तो ऐसे होती, उस केस में रेखा कैसी हो जाती? स्ट्रेट लाइन हो जाती। बट अभी नहीं है स्ट्रेट लाइन। क्लियर है या नहीं बात? ये आप समझ के कि रेखाओं के प्रकार में, तो ये हमने टाइप ऑफ लाइन जाना कि बेसिकली एक लाइन क्या है। तो एक लाइन स्ट्रेट हो सकती है या कर्व्ड हो सकती है। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज मिनिमम, कम है, न्यूनतम है, तब हम कहेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है, अन्यथा वो कर्व्ड लाइन होगी। अब बात करते हैं टाइप ऑफ लाइंस की। टाइप ऑफ लाइंस क्या है? तो अभी लाइन के बारे में बात कर रहे थे, अब बात कर रहे हैं टाइप ऑफ लाइंस। लिख लेंगे टाइप ऑफ लाइन। अभी रेखा के प्रकार पढ़ रहे थे, अब रेखाओं के प्रकार। रेखाओं के प्रकार क्या होते हैं? पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? सबसे पहले बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। समानांतर रेखाएं, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज फिक्स देन दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। अगर दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा फिक्स है, मैं ये दो तरीके से इस चीज को समझाऊंगा, बहुत जरूरत पड़ेगी आगे, वरना आप पहचान ही नहीं पाएंगे रेखा पैरेलल है कि नहीं। अगर इन दोनों के बीच की दूरी यहां पर भी के है और यहां पर भी के है, तब हम कहते हैं कि दोनों रेखाएं आपस में पैरेलल होंगी। और साइन क्या होता है पैरेलल का? ये एल पैरेलल एम। अगर दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर है, फिक्स है, तो हम कहते हैं कि रेखाएं क्या होंगी? पैरेलल होंगी। अब देखिए, ये दूरी ना किसी एंगल पे भी हो सकती है, ये बात जानना जरूरी था। जैसे कि ये 30 डिग्री पे है और ये 8 है, और अब ये भी 30 डिग्री पे है और 8 है, तो भी मैं ये कह सकता हूं, कि L और M पैरेलल। यानी जो डिस्टेंस है वो जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हो। अगर डिस्टेंस किसी एंगल पे भी है, 30-30 के पे है, लेकिन सेम एंगल पे होनी चाहिए और बराबर है, तो भी हम ये कहेंगे कि रेखाएं कैसी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं। तो तिर्यक रेखाओं की बात करें, ऐसी रेखाएं जो पैरेलल नहीं है, जैसे ये जो लाइंस पैरेलल नहीं है, लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग टू और मोर लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। इन्हीं रेखाओं को जब हम पीछे बढ़ा देते हैं, क्योंकि रेखा की कोई लेंथ तो है नहीं, हमने इसको पीछे बढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया? इंटरसेक्ट। अगर दो रेखाएं कहीं ना कहीं काटेंगी आगे जाके, दो रेखाएं अगर कहीं ना कहीं आगे जाके काटेंगी, तो हम उन्हें कहते हैं कि वो तिर्यक रेखाएं होंगी। इन्हीं रेखाओं को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कह देते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं। अभी सवाल भी आएंगे, आपको बहुत मजा आएगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। क्या है इंटरसेक्टिंग लाइंस? हम ऐसे बना दें तो हम इन्हें ट्रांसवर्सल बोल देते हैं, काटेंगे ये भी, इसी को पीछे खींच दें तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाती है। यानी ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर नहीं है, या ऐसी रेखाएं जो पैरेलल नहीं है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल रेखाएं कहते हैं, तिर्यक रेखाएं कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉनकरेंट लाइंस, संगामी रेखाएं। कॉनकरेंट लाइंस, संगामी रेखाएं। कॉनकरेंट रेखाएं, संगामी रेखाएं क्या होती हैं? देखिए, दो रेखाएं एक ही बिंदु से गुजर रही थी, बहुत ध्यान से समझना। दो रेखाएं एक ही बिंदु से गुजर रही थी, क्या थी? अभी इंटरसेक्टिंग लाइन थी। एक तीसरी रेखा, कई बार होता है ना कि दो लोग क्या है, रिलेशनशिप में है, प्यार मोहब्बत में, और तीसरा आदमी यहाँ के बीच में ये सब नौटंकी कर दे, वो भी यहीं से गुजरना चाहता, तब ये क्या कहलाती हैं? संगामी रेखाएं, कॉनकरेंट लाइंस। तब ये क्या कहलाती हैं? कॉनकरेंट लाइंस कहलाती हैं। तो तीन ऐसे ही लिख सकते हैं, दो से अधिक रेखाएं, या तो ये लिख लीजिए, या तीन से अधिक रेखाएं अगर एक ही बिंदु से गुजरती हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? कॉनकरेंट लाइंस कहते हैं।
मोर देन टू लाइंस पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड कॉनकरेंट लाइंस। इसकी जरूरत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पड़ेगी। अब देखिए कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, समपाती रेखाएं। अगर एक के ऊपर एक रेखा चढ़ जाए, एक के ऊपर एक रेखा चढ़ जाए, एक ये रेखा थी, इसके ऊपर एक और रेखा आ गई, तो हम इनको क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। यानी दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आके रख गई, दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आके रख गई, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, कॉनकरेंट लाइन कहते हैं। इनके बीच की दूरी 0 होती है। यानी पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी जब 0 हो जाए, पैरेलल लाइंस इतनी करीब आ जाएं, पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी, पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी जब 0 हो जाए, जब 0 हो जाए, तब हम उन्हें क्या कहते हैं, तब वो कोइंसिडेंट लाइन कहलाएंगे, तब वो कोइंसिडेंट लाइन कहलाएंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, इतनी सी बात है। जब दो रेखाओं के बीच की दूरी 0 हो जाए, तब हम उन्हें क्या कहते हैं कि वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। ठीक है, क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट्स लाइन होंगी, कोइंसिडेंट्स लाइन होंगी। ठीक है, समपाती रेखाएं। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एंगल की। अभी तक हम पढ़ रहे थे लाइंस, टाइप ऑफ लाइंस हमने सीखी क्या होती हैं, अब पढ़ रहे हैं एंगल। तो मैं ये कहूंगा कि स्लोप बिटवीन टू लाइंस इज कॉल्ड एंगल। स्लोप बिटवीन टू लाइंस इज कॉल्ड एंगल। हिंदी में अगर लिखना चाहूं तो ये कह सकता हूं कि दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। ये बात लिख सकते हैं। जैसे ये दो रेखाएं थी, ये कितना एक दूसरे पे झुकी हुई हैं, ए थीटा इज कॉल्ड, इसे हम एंगल कहते हैं। हमने लिखा हुआ है when two straight line meet at a point then they have slope between each other, the slope is called angle। जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं तो उनके बीच में स्लोप क्या है, तो उनके बीच में स्लोप क्या है, उसे हम कहते हैं झुकाव कहते हैं। स्लोप बिटवीन टू लाइंस इज कॉल्ड एंगल। दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक है, तो तिर्यक रेखा और प्रच्छेदी रेखा में क्या अंतर है, कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है, बस वो देखने में ऐसे बनी हुई है। मान लेते हैं कि जब तक वो ऐसे बनी हुई है तब तक हम इसको ट्रांसवर्सल कह सकते हैं, इंटरसेक्टिंग नहीं कहेंगे। लेकिन अगर वो ऐसे बनी हुई है तब हम इसे इंटरसेक्टिंग भी कह सकते हैं, ट्रांसवर्सल भी कह सकते हैं। यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप ऑफ एंगल्स क्या है, टाइप ऑफ एंगल से पहले समझ लीजिए यूनिट ऑफ एंगल क्या है। सबसे जरूरी है यूनिट ऑफ एंगल क्या है। एंगल किस किस में नापेंगे हम, यूनिट ऑफ एंगल। अब तो इस पे सवाल आने बंद हो गए, लेकिन जरूरत बहुत पड़ती है। सबसे पहले डिग्री, और डिग्री के अंदर फिर आ जाती है मिनट। मिनट को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे एक डैश लगा के। डिग्री को हम ऊपर 0 लगा के व्यक्त करते हैं। मिनट के बाद आ जाती है सेकंड, सेकंड को हम डबल बार लगा के डिनोट करते हैं। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होती है, 60 पे एक बार, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होती है, 60 पे डबल। ये लिख सकते हैं। डिग्री मिनट सेकंड में क्या रिश्ता होता है, आप ऐसे समझ लीजिए, 1 डिग्री को 1 घंटा मान लीजिए, 60 मिनट होती है। ठीक है, अगर कोई 1 डिग्री में मुझे सेकंड ही पूछ ले तो मैं बोलूंगा 1 डिग्री में 3600 सेकंड होती है। यूनिट ऑफ एंगल, यूनिट ऑफ एंगल। इसके बाद ये मात्रक है, कोण के मात्रक है। ठीक है, क्या है, कोण के मात्रक, कोण के मात्रक। इसके बाद अगर बात करूं तो नंबर 2 रेडियन। रेडियन को हम कैसे दिखाते हैं, ऊपर सी बना के दिखाते हैं, ऊपर सी बना के दिखाते हैं। मैं कहता हूं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। अगर आप 1 रेडियन की बात करेंगे तो 180 बटे पाई, और पाई की वैल्यू वही होती है 3.14। तो ये ऑलमोस्ट 57 डिग्री 16 मिनट और 45 सेकेंड है। 1 रेडियन, इसका मतलब है खाली 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1 रेडियन, इसका मतलब है 1 रेडियन।
अगर मैं यहीं से डिग्री के बारे में पूछता तो आप ये कह देते कि जी 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन। कोई हमें पूछ ले कि यार 90 डिग्री क्या है, तो हम कह देंगे 90 से गुणा करेंगे पाई बाई 2 रह जाए, पाई बाई 2 रेडियन। ऐसे कोई पूछे यार 60 डिग्री क्या है, तो पाई बाई 3। ये सब कुछ की जरूरत पड़ेगी जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, कई बार एंगल पाई में लिखा होगा, या आप ज्योमेट्री भी पढ़ेंगे तो कई बार एंगल पाई में लिखा होगा। तो हमने देखा यूनिट निकाली, डिग्री निकाला, रेडियन निकाला, इतनी सी बात हो गई, डिग्री रेडियन। इसके अलावा एक होता है ग्रेड, तीसरा मात्रक है ग्रेड, ठीक है, ऊपर जी लगा के डिनोट करते हैं। तो लिख लीजिएगा कि एक राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड होता है, एक राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड होता है, 100 ऊपर ग्रेड। राइट एंगल अभी आप आगे सीखेंगे, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड होता है। बस इतनी सी बात याद रख लीजिए, इसके अलावा बाकी आगे बढ़ेंगे। फिर हम टाइप ऑफ एंगल की बात करते हैं, एंगल्स नहीं, टाइप ऑफ एंगल, ठीक है, करेक्ट कर देता हूं, टाइप ऑफ एंगल की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है शून्य कोण, सबसे पहले जीरो एंगल शून्य कोण। अच्छा, शून्य कोण कहाँ एग्जिट करता है, कोई पूछे शून्य कोण कब बनता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाएं, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन, पहले एक लाइन थी और उसके बाद दूसरी लाइन भी इसके ऊपर आ गई, या मैं ये कह सकता हूं दो पैरेलल लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाए या उनके बीच की दूरी 0 हो जाए, तब कैसा एंगल बनेगा, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो, यानी एंगल बिटवीन टू कोइंसिडेंट लाइन, एंगल बिटवीन टू कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है, एंगल बिटवीन टू कोइंसिडेंट लाइन इज कॉल्ड जीरो एंगल, 0 डिग्री होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा एक्यूट एंगल क्या है, तो दो रेखाएं अगर एक दूसरे से 90 से कम डिग्री पे झुकी हुई हैं तो ये एक्यूट एंगल है। मान लेते हैं कि थीटा बराबर 40 डिग्री। जब एंगल 0 से लेकर के 90 के बीच में होता है तो हम कहते हैं उसे एक्यूट एंगल है। राइट एंगल की बात करें, अगर दो रेखाएं परपेंडिकुलर हैं, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, इसके बीच का कोण 90 डिग्री, जब ये परपेंडिकुलर एक दूसरे पे लंबवत हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, राइट एंगल है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमने बात की ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, अधिक कोण। जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो तो हम कहते हैं कि ये लाइक 130 डिग्री है, तब क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा, ठीक है। हमने कहा स्ट्रेट एंगल क्या है, तो स्ट्रेट एंगल थीटा 180 डिग्री है। अगर कोई भी लाइन स्ट्रेट लाइन है तो इसके बीच में जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्या है, परिवर्ती कोण, ये जानना बहुत जरूरी है। जब एंगल 180 से भी बड़ा हो जाए तब हम उसे परिवर्ती कोण कहते हैं। देखिए, जब तक ये बात ना कही जाए, ये बात ध्यान में रखना, जब तक ये ना कहा जाए कि आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तब तक आप किसी भी एंगल का मान 180 से बड़ा नहीं बता सकते, ये बात ध्यान रखना। जब तक ये ना कहा जाए कि किसी एंगल का मान रिफ्लेक्स है, तब तक आप उसका उत्तर 180 से ऊपर नहीं बता सकते, इस बात को दिमाग में रखना। अगर 180 से ऊपर आ रहा है तो सवाल में स्पेशली बोला जाएगा कि हमें रिफ्लेक्स एंगल चाहिए, ठीक है भाई। चलो, नहीं पाई की वैल्यू तो भाई वही होती है एक। सर्कुलर एंगल, सर्कुलर एंगल वृत्तीय कोण, थीटा बराबर 360 डिग्री। अगर थीटा 360 डिग्री है, लाइक ये सर्किल बना हुआ है, एक बिंदु के चारों ओर का एंगल जो होता है वो 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है, ठीक है। देखिए, जो बच्चे पाई पे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, कई लोगों को तो ये भी लगता है ना कि पाई का मान 22/7 होता है, ऐसा भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, पाई का मान 22/7 भी नहीं होता है। देखिए, मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को लगता है कि पाई का मान 22/7 होता है, तो नहीं होता है। पाई की ये, फिर आप कहोगे अच्छा हमने तो यही पढ़ा था, पाई का मान फिर क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। पाई का मान होगा, पाई बराबर होता है 3.4159, देख पा रहे हैं, 3.14159265359, ऐसे करके पाई का मान। फिर ये क्या है, ये पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है,
लगभग में वैल्यू है ये। जब आप 22 को 7 से भाग करोगे, एक बात ध्यान से सुन लेना, जब आप 22 को 7 से भाग करोगे तो ये इसके बराबर आएगा लगभग, लेकिन एग्जैक्ट नहीं आएगा। देखो मैं 22 को भाग करके दिखाता हूं। 7 से 7 दिया 21, कितना बचेगा? 1, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, फिर भाग करेंगे 7 दूनी 14, 6 बचेगा, फिर भाग करेंगे 7 अट्ठे 1428 आ रहा है, जबकि यहां पे क्या आ रहा था? 413 पॉइंट, ये मैंने उल्टा लिख दिया, 3.14। तो आपने देखा कि यहां तक तो मैच किया, उसके बाद मैच नहीं किया। पाई की वैल्यू में कोई भी डिजिट कहीं भी रिपीट नहीं होता, ये बात याद रखना। पाई की वैल्यू में कोई भी डिजिट कहीं भी रिपीट नहीं होता। आप लिखते चले जाओ। जिन लोगों ने पाई के मान को बहुत लंबा याद किया है, क्योंकि इसके आगे भी 3, 5, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 2, 7, 9, 5, 0, 2, 8, 8, 4, 1, 9, 7, 1, 6, 9, 3, 9, 9, 3, 7, 5, 1, 0, 5, 8, 2, 0, 9, 7, 4, 9, 4, 4, 5, 92, 3, 0, 7, 8, 1, 6, 4, 0, 6, 2, 8, 6, 2, 0, 8, 9, 9, 8, 6, 2, 8, 0, 3, 4, 8, 2, 5, ऐसे पाई के अनंत तक वैल्यू चलती रहती है। जो लोग 25,000 तक पाई का मान याद कर लेते हैं, उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज हो जाता है। फिर कोई 50,000 तक याद कर लेता है, फिर कोई 75,000 तक याद कर लेता है, कभी कोई भारत का याद करता है, कभी कोई ब्रिटेन का बंदा याद करता है। तो अगर आपको अपने आप को ये दिखाना है कि आप बहुत बड़े मेमोरी किंग हो, तो आप पाई का मान याद करके दिखा दो कि पाई का मान इतना होगा। लेकिन पाई की ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, तो आज इस बात को दिमाग में रखना। इसीलिए कहा जाता है कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर, क्योंकि खत्म ही नहीं होता। लेकिन 22/7 एक रैशनल नंबर। फिर आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि पाई और 22/7 आपस में बराबर नहीं होते, लगभग बराबर होते हैं। क्या होता है? लगभग बराबर होते हैं। ये बात सबको याद रहेगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। सबसे कमाल की बात, जो सबसे जरूरी है, वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है? कोटि पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है? कोटि पूरक कोण। इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज राइट एंगल ट्राइंगल, अगर दो कोणों का जोड़ राइट एंगल है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री है, अल्फा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री है, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री अगर है, तो अल्फा बीटा क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कोटि पूरक कोण। ठीक है, तो दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री है, तो हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। इसका मतलब कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो बाकी के दो कोण होते हैं, वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। आप ये कह सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के। अब ऐसे सवाल पूछे जाएंगे स्टेटमेंट फॉर्म में कि क्या किसी समकोण त्रिभुज के दो कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं, या फिर ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसके दो कोण कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब अल्फा बीटा। रिफ्लेक्स एंगल मैंने बताया था भाई 180 से बड़ा होता है, उसी को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो ये आपस में क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री यानी कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, समपूरक कोण क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल यानी समपूरक कोण। इफ सम ऑफ टू एंगल्स, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, अगर दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री है, तो उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अल्फा प्लस बीटा आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री इफ अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। ये वही सप्लीमेंट्री है जो हमारे और आपके पापा की 10वीं क्लास में आई थी गणित में फेल होने पर। सप्लीमेंट्री, ठीक है, क्या कहलाता है? सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए, सप्लीमेंट्री एंगल आपको पता चल गया। इसके बाद बात आती है एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। देखिए, अगर कोई दो कोण या तो एक ही भुजा पर है, या तो एक ही भुजा पर दो कोण हैं, या फिर उन दोनों कोणों में वो वर्टेक्स कॉमन है, तो हम उसे एडजेसेंट एंगल कहते हैं। लिखा हुआ है टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट इफ दे हैव सेम वर्टेक्स, कॉमन आर्म या अनकॉमन आर्म्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन। जैसे कहने का मतलब क्या है, या तो ये भुजा कॉमन है
और ये आपने बनाया हुआ है, तो आप कह दोगे कि जी ये साइड कॉमन है, इसलिए अल्फा बीटा क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे अल्फा बीटा। या फिर ये पॉइंट कॉमन है, आपने ऐसे बना दिया एंगल और ऐसे बना, अब आप कह रहे हो ये अल्फा और बीटा है, तो इस अल्फा और बीटा को भी हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट। ये अल्फा और बीटा भी क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल। तो हमने कहा ये अल्फा बीटा है, एडजेसेंट है, अल्फा बीटा है, तो ये क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल कॉमन है। इसमें एक चीज बहुत काम की, ये लिख लो कि अगर L पैरेलल है M के, दो रेखाएं हैं और ये पैरेलल है और तीसरी रेखा इसको काट रही है, तो ये एडजेसेंट एंगल तो होंगे, लेकिन इन एडजेसेंट एंगल आपस में सप्लीमेंट्री भी होंगे, इनका सम 180 होगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर दो रेखाएं पैरेलल हैं, समांतर हैं, और एक तिर्यक रेखा उनको इस तरीके से काट रही है, तो इन एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, यानी रेखीय युग्म कोण क्या होते हैं, तो देखिए जब एक ही रेखा पर बहुत सारे कोण बने, जैसे ये एक रेखा थी, तो ये मान लेते हैं अल्फा है और ये बीटा है, तो एक ही रेखा पर कोणों का जोड़ जो होता है वो 180 अंश होता है, और इनको हम कहते हैं कि रेखीय युग्म कोण है। एक रेखा पे कोण बन रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ये दो ही बनेंगे, ये 3 4 भी बन सकते हैं, ये अल्फा बीटा और गामा भी हो सकता है। तीनों का सम यहाँ पे क्या होगा, एक रेखा पर बने सभी रेखीय युग्म कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। इसीलिए ये डिफरेंस है सप्लीमेंट्री में, सप्लीमेंट्री में दो ही कोण होंगे, यहाँ पे 3 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं। टू एडजेसेंट एंगल आर सेट टू फॉर्म ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेखाएं। क्लियर है। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरीके से काटती हैं, कोई भी ट्रांसवर्सल रेखाएं, तो ये जो एंगल अल्फा है और ये जो बीटा है, ये आपस में बराबर होता है, अल्फा बराबर बीटा, और इसको हम क्या कहते हैं, इस रेखा को हम क्या कहते हैं कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, यानी शीर्षाभिमुख कोण, हिंदी में इनको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। हिंदी लिख लेंगे इसकी, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। हम इसको भी कह सकते हैं कि अगर ये गामा है और ये डेल्टा है, तो गामा बराबर डेल्टा, गामा बराबर डेल्टा। क्लियर है बात। इसके बाद अब देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल भी, करस्पॉन्डिंग एंगल भी, बहुत सारी चीजें हमें समझनी है, हम पीछे ही समझ लें तो बेहतर होगा। ये मैंने वर्टिकल अपोजिट समझाया। अब जैसे ये दो रेखाएं हैं एल और एम, और हम कह रहे हैं कि एल और एम पैरेलल है, यहाँ पे हम क्या समझने वाले हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हिंदी में कहते हैं इसको संगत कोण, जो एक दूसरे की संगति में आके एक जैसे हो जाते हैं, इनको क्या कहते हैं, संगत कोण। ठीक है। क्या होते हैं मित्र संगत कोण, अगर मैंने ये लाइन खींच दी, तो ये जो एंगल है अल्फा, ये जो बीटा है, ये आपस में बराबर होंगे, अल्फा बराबर, इनको हम कहते हैं कि ये क्या है, संगत कोण है। ये इधर भी हो सकते हैं, जैसे मैं कहूं कि ये ए है और ये बी है, तो मैं कहूंगा कि ए बराबर बी होगा, ए बराबर बी होगा। इसके अलावा अगर मैं कहूं ये सी और ये डी, तो मैं कहूंगा सी बराबर डी होगा। ये क्या कहलाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। तो पीछे जो मैं चित्र भी आपको दिखा रहा था, उसमें मैंने दोनों को दिखाया है कि ये दो लाइन है और ये इस तरीके से काट रहा है, तो 5 और 7 आपस में बराबर हैं, ये क्या है, 5 और 7 वर्टिकल अपोजिट एंगल है। 8 और 6 आपस में बराबर है, वर्टिकल अपोजिट है। 2 और 4 आपस में बराबर है, वर्टिकल अपोजिट है। 1 और 3 बराबर है, वर्टिकल अपोजिट है। लेकिन अगर 5 3 के बराबर है, आप देखो 6 4 के बराबर है, 8 2 के बराबर है, 7 1 के बराबर है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये क्या है, संगत कोण है, ये क्या है, संगत कोण है। ठीक है, संगत कोण है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं संगत कोणों को। अब बात आती है, इसको अलग से भी लिख लेंगे, मैं भी चित्र भी बना देता हूं यहाँ पे, कि अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं। अल्टरनेट एंगल हिंदी में कहते हैं, अल्टरनेट एंगल को हिंदी में कहते हैं एकांतर कोण, एकांतर।
ठीक है। एकांतर कोण कैसे होते हैं, जैसे मैंने ये दो पैरेलल लाइंस थी और मैंने एक तिर्यक रेखा इस तरीके से खींच दी, तो अगर आप कहें कि ये एंगल ए है और ये वाला बी है, तो आपको पता है कि ये एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। ठीक है, ये ना अंदर अंदर के हैं, ये भी अंदर है ये भी अंदर है, तो इसी को हम कह देते हैं कि ये इंटीरियर अल्टरनेट है। जरूरत नहीं है इसके नाम जानने की, बट मैंने फिर भी समझा दिया, कभी पेपर में यही बात पूछ ले। इंटीरियर अल्टरनेट यानी अंतः एकांतर कोण है। बस ये लास्ट है, इसके बाद फिर हम सीधे सवालों पे आ जाएंगे। अंतः एकांतर कोण क्या है दोस्त? ये अंतः एकांतर कोण। अब इसी को अगर हम बाहर की तरफ से समझे, जैसे मैं कहूं कि ये एंगल इसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे ये इसके भी बराबर है और फिर इसके बराबर होगा, यानी ये सी और ये डी। अब ये भी बाहर का है, खुला खुला है, डी भी खुला खुला है, तो इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट। अगर सी बराबर है डी के, ए बराबर बी था तो इंटीरियर अल्टरनेट, सी बराबर है डी के, इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट। यानी कि बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण को हम क्या कहते हैं? एक्सटीरियर अल्टरनेट कहते हैं। ठीक है, तो आपने अल्टरनेट एंगल समझा। जो पीछे चित्र दिया हुआ था ना, इस चित्र में कौन सा एक्सटीरियर है कौन सा इंटीरियर है, वो हमने इस पेज पे लिखा हुआ है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या है, और कंसेक्यूटिव एंगल्स और जो एडजेसेंट एंगल मैंने आपको बताए थे वो यहाँ भी लगेंगे। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि लाइन पैरेलल है तो 6 और 3 का सम कितना होगा? 180। 7 और 2 का सम कितना होगा? 180। तो आप देखिए, 7 और 2 का सम 180, 3 और 6 का सम 180। इसको हमने क्या कहा था? एडजेसेंट एंगल भी कहा। कंसेक्यूटिव या एडजेसेंट कुछ भी कह सकते। यहां तक सबको क्लियर है तो मुझे बताओ, आगे बढ़ेंगे। यहां तक अगर किसी को क्लियर है तो मुझे बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। अब मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं आपसे कि आप 2-4 सवालों के आंसर बताएं। आपको भी अच्छा रहेगा कि हम बचे हुए 20 मिनट में बैक टू बैक सवाल करें। एक कोण इसके संपूरक के 2/5वें हिस्से के बराबर है, फिर कोण है। एन एंगल इज इक्वल टू 2/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, देन एंगल इज। कितना प्यारा सवाल है, देखिए। एक कोण इसके संपूरक के 2/5वें हिस्से के बराबर है, 2/5, यानी मैं कह सकता हूं एक कोण 5 है और दूसरा कोण जो है वो उसका 2/5 है, यानी कि 2। पूछ कौन सा रहा है? एक कोण इसके संपूरक कोण के 2/5वें हिस्से के बराबर है, यानी हमारे लिए तो एंगल ये है, हमारे लिए एंगल ये है, यही है भाई। अब इन्होंने खुद बोला हुआ है कि भाई एन एंगल इज इक्वल टू 2/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो अगर ये दोनों आपस में सप्लीमेंट है तो मैं ये कह सकता हूं कि फिर इनका जो सम होगा वो 7 होगा, और उसकी वैल्यू 180 दे रखी है सवाल में, तो एक की कितनी आ जाएगी? 180/7। ऑलमोस्ट कितनी आ जाएगी? लगभग में निकालें तो 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 7 पंजे 35। अगर लगभग की बात करें तो एक की वैल्यू ऑलमोस्ट 25 आ जाएगी। तो फिर दो की कितनी होगी? एंगल पूछ रहा है 50 डिग्री, बट ये लगभग में, अगर अप्रोक्सीमेट कहता तो हम 50 डिग्री आंसर लगाते, बट अभी आंसर नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि ये 25.7 आएगा। और 25.7 को अगर मैं डबल करूं तो ये कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50, 51.4। ये आंसर आना चाहिए। एक सवाल आपके सामने बहुत प्यारा, उस सवाल को दोबारा नहीं कर रहा हूं, बट वैसे कई सारे सवाल हैं, तो अब शायद आप इसका उत्तर निकाल पाए कि एक कोण का मान उसके कोटिपूरक कोण से 17 डिग्री कम है, कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये पूछ रहा है, एक कोण का मान उसके कोटिपूरक कोण से 17 डिग्री कम है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो कोण है मेरा जो पूछा जा रहा है, मैंने कह दिया कि मैं इसको अल्फा मान लेता हूं। इसको अल्फा मान लेता हूं, मान सकता हूं कि नहीं? अब ये अपने कोटि पूरक से 17 डिग्री कम है, इसका मतलब इसका कोटि पूरक अल्फा प्लस 17 डिग्री है। ये बात मानते हो कि नहीं? अगर ये अपने दूसरे कोण से 17 डिग्री कम है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं इसे अल्फा, तो उसे अल्फा प्लस 17 ले सकता हूं। अब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इनका सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो 2 अल्फा कितना आ गया? 73 डिग्री। अल्फा कितना आ गया? 2 तिया 6,
दो छिक्के 12, दो पंजे 10, अल्फा आ गया 36.5। कई बार पता है बच्चा गलती क्या कर लेता है, बच्चा उसे अल्फा मान लेता है, फिर अल्फा माइनस 17 इसे मान लेता है और फिर वो वैल्यू अल्फा की निकाल देता है। यहाँ भी बहुत बच्चों का उत्तर इसीलिए गलत आ रहा है क्योंकि उन्होंने उसे अल्फा माना और दूसरे वाले को अल्फा माइनस 17 माना, फिर उन्होंने जोड़ दिया इसको और बराबर 90 कर दिया, तो फिर अल्फा कितना आ गया उनका 53.5 आ गया। लेकिन आप ये नहीं समझ पाते कि सवाल में अल्फा माइनस 17 पूछा है, सवाल में अल्फा माइनस 17 पूछा है, जब आप 17 इसमें से घटाएंगे तो वापस ये कितना आ जाएगा 36 पॉइंट। तो ये गलती ना हो इसके लिए उस कोण को ही मानो जो हमें निकालना है, ये गलती ना हो इसलिए उस कोण को ही अल्फा या एक्स मानो जो हमें निकालना है। किसी कोण का संपूरक कोण, किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 5 गुने से 12 डिग्री कम है, उस कोण के 5 गुने से 12 डिग्री कम है, मूल कोण का कोटि पूरक कोण ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं किसी कोण का संपूरक कोण कोण के 5 गुने से 12 डिग्री कम है। द measure of the supplementary of an angle is 12 डिग्री लेस देन 5 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एंगल। तो देखिए मैंने ही मान लिया कि ये अल्फा है, ओरिजिनल एंगल अल्फा है और इसका जो सप्लीमेंट्री है वो 5 गुने से 12 कम है, इसका 5 गुना 5 अल्फा माइनस, ये कह सकता हूं मैं 5 अल्फा माइनस 12 अल्फा। ये बात क्लियर है कि नहीं? 5 अल्फा माइनस 12 और अल्फा। इज इट करेक्ट? आपसे पूछ क्या रहा है सवाल में कि इस कोण का कोटि पूरक पूछ रहा है, यानी 90 माइनस अल्फा पूछ रहा है। ये आप चाहो तो लिख लो कहीं पे भी, कोई आपसे पूछे कॉम्प्लीमेंट्री, कोई आपसे पूछे कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अल्फा क्या होगा, तो जवाब होगा 90 माइनस अल्फा। अगर कोई आपसे पूछे कि सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री ऑफ अल्फा क्या होगा, तो जवाब होगा 180 माइनस अल्फा। ये बात डायरेक्ट याद रख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये दोनों कोण, मैंने एक बात कही छोटी सी कि ये दोनों कोण आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री है। ये सप्लीमेंट्री है तो इनका सम कितना होगा 180। तो 6 अल्फा बराबर 180 प्लस 12 डिग्री, तो अल्फा कितना आएगा 6 तिया 18 30 डिग्री प्लस 6 दूनी 12 बराबर 32 डिग्री। अल्फा कितना होगा 32 डिग्री, यही सवाल का उत्तर है। लेकिन ये तो उत्तर नहीं है क्योंकि अल्फा तो पूछा नहीं है, 90 माइनस अल्फा पूछा है, तो यहां रख देते हैं 90 माइनस अल्फा 32, कितना आ जाएगा जी 40 घटा देते हैं 58 डिग्री, यही उत्तर है। एक सवाल है बड़ा प्यारा सा भाई कॉम्प्लीमेंट्री पे, ये कह रहा है कि कोण x और y संपूरक कोण है, y x के कोटि पूरक से 46 से 2/3 डिग्री अधिक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। फटाफट से उत्तर बताना। x और y संपूरक कोण है, भाई अगर x और y संपूरक कोण है इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई 180 डिग्री है। y x के कोटि पूरक से, y x के कोटि पूरक क्या होगा 90 माइनस एक्स से प्लस 46 2/3 अधिक है, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ। ये तो सवाल ही गलत लग रहा है मेरे को, तो मुझे ये सवाल ही गलत लग रहा है। सवाल में थोड़ी सी गलती है, आप चाहो तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, मेरी बात मानो तो थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं कि y x के कोटि पूरक से, ये ना करते हुए कुछ और लिख लेते हैं, y x से कर लेते हैं, कोटि पूरक वाली बात हटा देते हैं, बस कोटि पूरक वाली बात हटा देते हैं, फिर सवाल ठीक हो जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट की बात हटा देते हैं। तो इसका मतलब अब सवाल कितना रह जाएगा, सवाल इतना रह जाएगा कि y x से इतना अधिक, करेक्ट तो करना पड़ेगा, x प्लस 46 2/3, थोड़ी सी मिस्टेक थी सवाल में, हमने ठीक कर दी। अब सवाल में पूछ रहा है x का मान बता दो भाई, तो हमने कहा y का मान कितना है, तो आपने कहा 180 माइनस एक्स है, तो रख देते हैं यहाँ पे। तो 180 में से क्या होगा 180 माइनस 46 2/3 डिग्री और बराबर क्या आ जाएगा 2x, बराबर 2x आ जाएगा, ठीक है। 2 से अगर मैं भाग करूंगा तो 180 को 90, 40 को भाग करूंगा तो 23 और 2/3 को करूंगा तो 1/3 बराबर x, 2 से भाग कर दिया। अब 24 घटा दूं अगर इसमें से, 24 अगर इसमें से घटाऊं तो 66 बचेगा और 1/3 घटाऊंगा तो 2/3, x कितना आ गया 66 2/3, ये उत्तर होगा, ई ऑप्शन कर लो 66 2/3।
चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक सवाल देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पे आपने काफी सारे सवाल किए और मैं समझता हूँ कि आपका दिमाग भी अब चल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री में। तो कुछ छोटे छोटे से सवाल देखते हैं। जैसे ये सवाल देखना है आपको, लीनियर पेयर एंगल पे एक सवाल है, ये देखना है। सवाल कह रहा है कि दिए गए चित्र में एक्स वाई तथा एम एन ओ पर प्रच्छेद करते हैं। यानी यहाँ पे दो रेखाएं हैं, एक एम एन है, एक रेखा एम एन है और एक एक्स वाई है और दोनों ही स्ट्रेट लाइन है। पीओ वाई बराबर 90 है, ये एंगल 90 डिग्री है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है और एक्स वाई सीधी रेखा है तो मैं ये कह सकता हूं कि ए प्लस बी भी 90 बचेगा, क्योंकि पूरा 180 होता है। पूरा एक लाइन पे 180 होता है, तो अगर ये 90 है तो ये दोनों कितने बच जाएंगे, 90 के बचेंगे। यही बात हमने की थी अभी। हमने क्या कहा था कि एक लाइन पे एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर आपने इधर 90 कर दिया तो इधर भी 90 बचेगा, यानी ए प्लस बी कितना आ गया, 90 डिग्री। अगर ए प्लस बी 90 डिग्री है और इसका अनुपात है 2:3, कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 5 की वैल्यू 90 डिग्री है, यानी 1 की 18। 5 की वैल्यू 90 डिग्री है तो 1 की कितनी होगी, 18। अगर 1 की 18 है तो हमने कहा 2 की कितनी आ जाएगी, 36 डिग्री। आप सोच रहे होगे हमने 2 की क्यों निकाली, क्योंकि हमें जरूरत एक ही है। हमें ये मालूम है कि ये एम एन एक सीधी रेखा है, हमसे एंगल सी पूछ रहा है, तो अगर ए पता लग जाए तो बात बन जाएगी, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ए कितना निकल के आया जी, 36 डिग्री आ गया। अब अगर मुझे ये सी निकालना है तो सी क्या होगा, 180 माइनस 36 डिग्री बराबर 144 डिग्री। यही इस सवाल का उत्तर है। ये सवाल देखेंगे, दिए गए चित्र में पी क्यू पैरेलल है एल एम के आर एस के, तो एंगल एल आर एस बताना है। देखिए आपको मालूम है कि अगर ये दो रेखाएं पैरेलल हैं, अगर ये दो रेखाएं अगर ये दो रेखाएं पैरेलल हैं, ये ठीक है, अगर ये दो रेखाएं पैरेलल हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि x प्लस 155 डिग्री बराबर 180 कह सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है दो रेखाएं पैरेलल हैं और ऐसे रेखा काटेगी तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो x कितना आ गया, यहाँ से 25 डिग्री आ गया, x 25 डिग्री आ गया। अगर x 25 डिग्री है तो मैंने ये देखा, रेड कलम से देखना, मैं ये कह रहा हूं कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है और ये तिर्यक रेखा अगर काट रही है इसको, तो आप ये कह सकते हो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट का मतलब कि ये x प्लस 30 डिग्री होगा। यही पूछ रहा है हमसे, एल आर एस पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, एल आर एस का मान पूछ रहा था। तो बड़ा आसान था, एल आर एस तो कितना आ गया, 25 डिग्री आ गया। मान लेते हैं कि अब पी क्यू आर भी पूछ रहा होता तो पी क्यू आर क्या होता, x प्लस 30, x 25 आ चुका है, तो ये आंसर कितना आ जाता, 55 डिग्री। अगर इस सवाल में पी क्यू आर पूछता तो जवाब क्या होता, 55 डिग्री। किसी को डाउट है तो चाहता हूं, उम्मीद रखता हूं कि आपसे सपोर्ट मिले, जैसे मैंने आपको हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा प्यार दिया है, मोटिवेट किया है, समझाया है प्यार से, अपने दुखों को भी अंदर छुपा के और पी के और आपके सामने मुस्कुराया है। तो आपकी तरफ से भी ऐसा सपोर्ट रहे। तो मिलते रहेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें, बाय।